हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट करेंगे हम, जिसके अंदर हम दृष्टि पब्लिकेशन की एक नेट यूजीसी की बुक आती है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसका पहला टॉपिक है, इसलिए आप उस बुक को परचेज़ कर लें और मैं जो समझा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए हम पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक इस बुक के अंदर, जैसा कि इस बुक में लिखा हुआ है, हिंदी भाषा और उसका विकास। भाषा के विकास की प्रक्रिया को जानने के लिए हम कुछ पॉइंट बिंदु देखेंगे, जैसे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, उसका भौगोलिक विस्तार कैसा हुआ, उसका वहाँ पे भाषिक स्वरूप ऐसा, और फिर उस भाषिक स्वरूप के अंदर इसका विविध प्रयोग किस प्रकार हुआ उस भाषा का। और उसके बाद में हम हिंदी का थोड़ा ब्रीफली, एक देवनागरी लिपि जो कि हमारे भारत में बोली जाती है, तो उसका भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो हो गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है हिंदी भाषा और उसका विकास। उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसका पहला सामान्य परिचय देख लेते हैं कि किस प्रकार क्या था पहले के ज़माने में, किस प्रकार। तो ऐतिहासिक में पहले इसका परिचय, पहले परिचय पॉइंट ले लेते हैं। पहले माना जाता था कि लगभग विद्वानों का कहना है कि लगभग 6000 से ज़्यादा ही भाषा संसार में बोली जाती है। ठीक है, अब भाषा का अध्ययन करने के लिए हम 2 प्रकार के वर्गीकरण देखते हैं उसको। एक तो है आकृतिमूलक और दूसरा है पारिवारिक। आकृतिमूलक में उसके रचना तत्व को देखते हैं और पारिवारिक के अंदर रचना तत्व के साथ उसका परिवार किससे जुड़ा हुआ है, जैसे कि रचना तत्व और उसका इतिहास। ठीक है, अब इनमें रचना तत्व के अंदर क्या क्या वर्गीकरण है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि उसका रूप कैसा था, उसकी रचना कैसी थी, उसकी व्याकरण कैसी थी। तो रूपात्मकता, रचनात्मकता, उसके व्याकरण, पदात्मक आदि। और पारिवारिक के अंदर हम देखेंगे उसका वंशानुगत किस प्रकार वो आगे बढ़ी, तो क्रम भी देखेंगे। ठीक है, और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखेंगे आदि। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो भाषा परिवार है उनकी संख्या भी विद्वानों के लिए अलग अलग रही है। ठीक है, भाषा परिवारों के अंदर जैसे कि सामान्यतः मान्यता है कि 4 भौगोलिक क्षेत्रों में लगभग 18 भाषा परिवार है। ये सामान्यतः मान्यता है विद्वानों के बीच के, हाँ इतनी हो सकती है। जैसे कि 4 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से वो हम देखेंगे। जैसे कि ये विश्व का, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर अलग अलग क्षेत्र बना देते हैं। ये अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप दोनों साथ में, ये अफ्रीका महाद्वीप बना दिया, ये ऑस्ट्रेलिया बना दिया। ठीक है, ये मलेशिया वगैरह, ये प्रशांत महासागर, ये भी प्रशांत महासागर, ये सब एरिया प्रशांत महासागर का आता है। तो ये हो गया यूरेशिया। ठीक है, तो यूरेशिया। ठीक है, और ये आ जाएगा उसमें अफ्रीका।
ठीक है। उसके बाद में ये आ जाएगा अमेरिका खंड और ये आ जाएगा प्रशांत। ये भौगोलिक क्षेत्र 4 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया। उसके अंदर भी हम देखेंगे कि भाषा परिवार किन खंडों के अंदर कितने भाषा परिवार हैं। ठीक है, अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम यूरेशिया ले लेते हैं। इसमें लगभग 10 भाषा परिवार हैं। 10 भाषा परिवार में हम देख लेते हैं, जैसे कि पहले हम भारोपीय, उसमें भारत प्लस यूरोप की भाषा आती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हम देख लेते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के अंदर हम देख द्रविड़। उसके बाद में हम देख लेते हैं जो कि हमारे वो साइड में पड़ती है काकेसी। उसके बाद में हम देख लेते हैं काकेसिस के बाद जो कि उत्तर में पड़ती है भारत के बुर्स्क्ला, ऐसा कुछ नाम है, क्या नाम था, बुरुस्की। उसके बाद में 5वीं हम देख लेते हैं उराल अल्ताई। 6ठी हम देख लेते हैं चीनी, जो कि हमारे ईस्ट में पड़ता है परिवार, मान लेते हैं। ठीक है, मान नहीं है ये। 7वां जापान कोरियाई। 8वां हम मान लेते हैं, 8वां ये होगी हाइपर्सबोरी है। और इसे एक और नाम से जानता है अल्त्युत्तरी नहीं है, अल्त्युत्तरी होगा, अल्त्युत्तरी। ठीक है, ये हो गया 8वां। 9वां हम दे लेते हैं बास्क परिवार। ठीक है, और 10वां है सामी हामी परिवार। ये यूरोप महाखंड में आता है। उसके बाद में हम दूसरा खंड देखते हैं। दूसरा खंड हम अफ्रीकी खंड ले लेते हैं। तो अफ्रीका खंड के अंदर हम देखते हैं, तो जैसे कि एक तो सुदानी है, उसके बाद में बंतू है, और एक बुशमैन ऐसा भी है, होते तोत बुशमैन परिवार। ये 3 परिवार है अफ्रीका खंड के अंदर। उसके बाद में हम देख लेते हैं प्रशांत जो एरिया था उनको देख लेते हैं। तो प्रशांत क्षेत्र के अंदर एक तो 4 है, जैसे एक तो मलय पॉलिनेशियाई, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा है ऑस्ट्रेलियाई परिवार, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा है पापुई परिवार, और चौथा है दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। ये 4 प्रशांत में आते हैं। और एक लास्ट रहा है अमेरिका खंड। ठीक है, अमेरिका खंड में हम मान लेते हैं अमेरिका, एक पूरा खंड, उसको इसी नाम से देते हैं। हमें मेनली भारोपीय परिवार पढ़ना है, तो हम भारोपीय परिवार को पढ़ेंगे, उसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो भारोपीय परिवार को हम सामान्यतः बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि भारोपीय परिवार, इसे हम इंडो जर्मनिक परिवार भी कहते हैं, और भी भारत हिती परिवार भी कहते हैं, और आर्य परिवार भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम ध्वनि के आधार पर विभाजित करते हैं। ध्वनि के आधार पर हम 2 वर्गों में बांटते हैं, और ध्वनि के आधार पर 10 भाषा निकलती है। 2 वर्ग कौन कौन से थे? एक तो सतम, और एक होता है केतुक। शतक यानी जहाँ पे जो भी भाषा है उसके साथ स वर्ण की आवृत्ति निकलती है, और वे सब जिसके अंदर स को क के रूप में बोला जाता है उसे केतुक वर्ग के अंदर डाला जाता है, जैसे कि ग्रीक। ठीक है, और भी जैसे केल्टिक,
और सेतु के अंदर जैसे कि हिंदी सिंधी बोला जाता है, हिंदी ले लेते हैं। और भी जैसे कि कौन सी होगी, एक फारसी ले लेते हैं, फारसी के अंदर सवर्ण की अब आती है। जैसे कि और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हम ले लेते हैं स्लोवाकी, बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे हम मान लेते हैं। अब इनको अलग अलग हम भागों के अंदर पढ़ेंगे, 2 वर्गों के अंदर लेंगे। एक 2 वर्ग कर लेते हैं पहले, एक सप्तम और एक केतुक परिवार। ठीक है, केतु परिवार आप बुक परचेज कर लेना, मैं स्पीड में बढ़ा रहा हूँ तो इससे आप लिखने में नोट्स बनाना है तो आप पॉज करके लिख सकते हो, और मैनली आप बुक साइड में रखोगे और अंडरलाइन करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब सेतु के अंदर हम पहले, इसके अंदर 4 परिवार आते हैं। ठीक है, 4 भाषाएँ आती, परिवार नहीं 4 भाषाएँ, और केतु के अंदर 6 भाषाएँ आती हैं। सत्तर के अंदर पहली भाषा हम पहली भाषा है भारत ईरानी, और भारत ईरानी के अंदर कौन कौन सी है, ईरानी, इसे आर्य भाषा भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी है, 3, जैसे भारत ईरानी के अंदर 3 है, एक तो दर्द, उसके भारतीय और एक ईरानी खुद है। ठीक है, और ईरानी को भी हम आगे जैसे कि डिवाइड करते हैं, जैसे फारसी है, पहलवी है। ठीक है, पहलवी है, और भी ईरानी, पश्तो वगैरह वगैरह बहुत सारी है। ठीक है, देख लेना आप, मैंने लिख दी है। उसके बाद दूसरी हम भाषा देखते हैं, वो है बाल्टो स्लोविक मारूसी नहीं, महारूसी है, महारूसी, यूक्रेनी, चेक, स्लोवाक आदि। ठीक है, और तीसरा हम ले लेते हैं अर्मीनी, और चौथा हम ले लेते हैं अल्बानी। ठीक है, इसे इलीरियन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गए 4 शतक के अंदर, ये मिटा रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा पड़ेगा। अब केतु के अंदर हम 6 भाषा है, वो हम समझते हैं। पहले एक तो जर्मनिक भाषा है, जर्मनी के अंदर कौन कौन सी आती है, तो एक जर्मन खुद आती है, अंग्रेजी, डच हो गई, फ्लेमी होगी, यानी बोल्जियन सॉरी। ठीक है, उसके बाद में और सारी भाषा आती है इसके अंदर। और दूसरी ले लेते हैं हम केल्टिक के अंदर, जैसे कि आयरिश भाषा केल्टिक के अंदर आती है। तीसरा हम ले लेते हैं ग्रीक, चौथा हम ले लेते हैं तोखरी, 5वीं भाषा ले लेते हैं हितो, और 6ठी भाषा ले लेते हैं आखिरी, जो कि इतालवी, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली, रोमान, ये सब इसके अंदर आती है। ठीक है, ये सामान्यतः ध्वनि के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण है, और शतक और वैश्विक के अंदर। अब हम भारत के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि भारत के अंदर भाषा का विकास किस प्रकार हुआ है। तो भारतीय आर्य के अंदर हम देख लेते हैं कि जैसे कि हमारे भारतीय सभ्यता का वर्ष है, वो है लगभग 3000 वर्ष की हमारी भारतीय सभ्यता है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग भाषाएं है, जैसे कि वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, उसके बाद नेपाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुराने हिंदी को अवहट कहते हैं। उसके बाद हिंदी, बांग्ला, उड़ीसा, गुजराती, जो कि अभी आधुनिक में चल रही है। तो उनको 3 वर्गों में बांटा जाता है सामान्यतः। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यम काल, और तीसरा है आधुनिक। ठीक है, अब हम इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्राचीन में वैदिक संस्कृत आती है, एक लौकिक संस्कृत भी आती है। वैदिक संस्कृत के अंदर ही लौकिक संस्कृत है, जो कि सामान्यतः पश्चिमी, वैदिक संस्कृत को 3 पार्टों में बांटा जाता है, पश्चिम, पूर्वी और मध्यम।
ठीक है। तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर लौकिक संस्कृत को ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो सामान्यतः इसका जो भी ज़्यादातर ग्रंथ जो भी हमें मिले हैं वो लौकिक संस्कृत के अंदर ही मिले हैं, ठीक है। उसके बाद है मध्यकाल है। मध्यकाल, इस प्राचीन काल को हमने लगभग काल विभाजन यहाँ ले लेता हूँ, इसको हमने काल विभाजन के रूप में लगभग वैदिक को तो 2000 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्वी, और लौकिक को 1000 ईसा पूर्वी से 500 ईसा पूर्वी। उसके बाद मध्यकाल के अंदर हम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट पढ़ते हैं। अब पाली भाषा किसे कहते हैं, तो पाली सामान्यतः बौद्ध धर्मों के अंदर बहुत ही प्रचलित, बहुत के 3 जो भी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है वो सब पाली भाषा में लिखे गए। प्राकृत जैसे हेमचंद्र की प्राकृत अपभ्रंश भाषा में भी लिखी गई है। प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपभ्रंश और अवहट, ये सब काल विभाजन लगभग हम इसको एक साथ ले तो लगभग 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक ले लेते हैं। लेकिन हम अलग अलग पार्ट में विभाजित करें तो इसको 500 से 1 ईस्वी तक, ईसा पूर्व से ईस्वी तक, 1 ईस्वी से प्राकृत को 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश और अवहट मिक्स में चलिए तो लगभग हम 500 से 1000 ईस्वी तक मान लेते हैं। आधुनिक काल के अंदर जैसे कि हिंदी है, बांग्ला है, गुजराती है आदि, और आधुनिक काल का काल विभाजन हम सामान्यतः 1000 ईस्वी से वर्तमान मान लेते हैं, ठीक है। ये सब काल विभाजन हो गया इसका। अब हम आगे एक एक को विस्तार पूर्वक थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम प्राचीन भारत की आर्य भाषा ले लेते हैं। प्राचीन भारत की आर्य भाषा के अंदर 2 भाषाएं थी, एक तो वैदिक और दूसरा ले लेते लौकिक, ठीक है। अब लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत के अंदर हम एक एक को पढ़ेंगे। वैदिक संस्कृत के अंदर हम क्या लेते हैं, तो वैदिक संस्कृत के अंदर जो भी, जैसे कि इसे विस्तार से पढ़ें तो इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे वैदिकी, छंदस आदि, ठीक है। ये प्राचीन संस्कृत कह सकते हैं इसे। और ये उसके बाद ना, ये तो उसके बाद आधुनिक तब नहीं कह सकते, या आधुनिक संस्कृत भी कह सकते हैं। प्राचीन संस्कृत सामान्य जो कि वेद है, जैसे कि ऋग, संहिताएं हैं, संहिताओं से ब्राह्मण निकले हैं, ब्राह्मणों का अंतिम रूप जो उपनिषद है, ये सब वैदिक भाषा के अंदर लिखा गया है, ठीक है। अब हम वैदिक संस्कृत को विस्तार से पढ़ते थोड़ा सा। वैदिक संस्कृत को हम पहले एक संहिता देख लेते हैं। संहिता कौन कौन सी है जो कि इस भाषा में लिखी गई है, तो ऋग संहिता पहली, दूसरी संहिता आप लिख लेना, ठीक है। देख लेना आप बुक के अंदर, आप साथ में नोट्स यानी हेडलाइन करते रहना, याद रहने में आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी। ये जो संहिता, तीसरी हम ले लेते हैं ऋग, यजु, साम। चौथी ले लेते हैं ऋग, यजु, साम और अथर्व। ये सब इसके अंदर संहिताएं, और संहिताओं से ही हमें ब्राह्मण यानी ब्राह्मण अगली जो कि रचनाएं हैं वो संहिताओं से निकले हैं। ब्राह्मण बहुत सारी ब्राह्मण, ठीक है। अब ब्राह्मण ये जो कि साहित्य है, ब्राह्मणीय साहित्य, ये मुख्य रूप से कर्म कांड पर आधारित था। और प्रत्येक संहिता के अलग अलग ब्राह्मणीय ब्राह्मणीय साहित्य हैं, जैसे कि ऋग्वेद की अलग ले लेता हूँ ना। ब्राह्मण के अंदर जैसे कि ऋग्वेद के अंदर
कौन कौन सा आता है? ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा ऋग्वेद हो गया, पहला हो गया। दूसरा हो गया हम ले लेते हैं शुक्ल यजुर्वेद। वैसे ऋग सामवेद आता है पहले, लेकिन मैं शुक्ल यजुर्वेद ले लेता हूँ। उसके अंदर सतपथ ब्राह्मण आ जाता है। तीसरा आ जाता है शुक्ल, उसके बाद में ऋग हो गया, यजुर हो गया, शुक्ल हो गया, और कृष्ण आता है एक। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद के अंदर हम ले लेते तैत्तिरीय ब्राह्मण। और चौथा ले लेते हैं हम, जैसे कि सामवेद लेना है। सामवेद के अंदर तांडव ब्राह्मण आता है। ठीक है, और सामवेद हो गया, ये हो गया सब कुछ। ठीक है, सामंत इत्यादि आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम ब्राह्मणों के अंतिम क्या कहते हैं कि अंतिम जो कि ग्रंथों में अंतिम है, ब्राह्मणी ग्रंथों में अंतिम है, उसे उपनिषद को हम देख लेते हैं। उपनिषद जैसे मुख्य रूप से लगभग 108 उपनिषद है। उनमें से लगभग 12 को मुख्य माना गया है। अब 12 कौन कौन से? ईज, कैन, कर्ण, प्रश्न, अनुदान, ऐत्रेय, संधिक्य, तैत्तिरीय, पूर्णक्य, मांडुक्य, कौशिक्य, सविताश्वी, ये सब है। जैसे कि हम लिख लेते हैं ईस, कैन, कर्ण, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐत्रेय, चांदोक्य, तैत्तिरीय, मुंडयक, मांडुक्य, कौशिकी और श्वेताश्वेत आदि। ठीक है, यह 12 मुख्य रूप से माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे ले लेते हैं कि अब वैदिक संस्कृत के अंदर ये सब मुख्य रूप से हम मान लेते हैं, नहीं यही है। और सामान्यतः व्याकरण के रूप में हम देखें तो क्या देख सकते हैं कि जैसे कि उनके ध्वनि स्वर क्या है, तो लगभग 52 ध्वनियाँ हैं। उनमें से 13 स्वर है और 39 व्यंजन है। ठीक है, और जैसे डॉक्टर हरदेव बाहरी ने स्वरों की संख्या 14 मानी थी। ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब हम लौकिक भाषा ले लेते हैं। लौकिक भाषा के अंदर हम मान लेते हैं, लौकिक के अंदर वैदिक संस्कृत, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि वैदिक संस्कृत 3 भागों में थी। एक थी पश्चिमोत्तर, दूसरी थी मध्यवर्ती और तीसरी थी पूर्वी। तो पश्चिमी जो भी भाषा थी उसे लौकिक भाषा कहा जाता है। लौकिक भाषा कहा जाता है। अब महर्षि जो भी रामायण थी ना, रामायण जो प्राचीनतम काव्य ग्रंथ है, जिसके रचनाकार वाल्मीकि, वो भी लौकिक संस्कृत के अंदर लिखी गई है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या शब्द बने या क्या नहीं निकले। ठीक है, एक मेन पॉइंट देख लेते हैं कि लौकिक संस्कृत के अंदर जो कि पाणिनि का अष्टाध्याय है ना, वो भी इसी भाषा की देन है। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है वो इसी भाषा का देन है। अब जैसे कि बहुत सारी रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्य शास्त्र, अभिज्ञान, संस्कृत, राम कादम्बरी आदि सभी लौकिक संस्कृत में, मैंने शुरुआत में बता दिया था कि कौन कौन से महत्वपूर्ण इसी के अंदर लिखे हुए सारे। उसके बाद में लौकिक संस्कृत आगे हम मध्यकाल के अंदर निकलते, तो उसके अंदर पहले पाली ले लेते हैं।
पाली शब्द कहाँ से आया है, इसके ऊपर भी विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि एक पाली कहते हैं कि ग्राम से निकला है, एक पाटलिपुत्र से कहता है। ठीक है, एक पाल से पाली निकला है। बहुत सारे विद्वान और भी कहते हैं, जैसे पाठ से पाली कहते हैं, और कोई कहता है कि बौद्ध धर्म को जिसने पाला है वहाँ से पाली निकला है। बहुत साहित्य को पाला है जिसने पाली निकला है। जैसे कि एक दोहा है, पा रखती बुद्ध वचन इति पाली, यानी जो बुद्ध वचनों को संभाल के रखी है वही पाली है। वापस डॉक्टर हम हरदेव बहारी को ले लेते हैं। तो हरदेव बहारी ने पाली, सबसे पहले पाली शब्द का इस्तेमाल किसने किया है, तो उन्होंने बताया कि बुद्ध घोष ने 5वीं ईस्वी में किया था। ठीक है, अब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग, जैसे बौद्ध धर्म के अंदर सुत्त पिटक के अंदर जैसे खुद्दुक दीर्घ मंजू संयुक्त अंगूत, ये सब 5 निकाय है इसके। ठीक है, बुद्ध सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक, उसके बाद अभिधम पिटक। विनय के अंदर बुद्ध वचन की शिक्षा, अभिधम यानी दार्शनिक, और सुत्त पिटक के अंदर उपदेश होते हैं बुद्ध के, जो कि संग्रहित कर रखे हैं। ठीक है, अब जैसे कि पाली के अंदर जो भी संबंधित ग्रंथ है वो भी देख लेते हैं। तो सामान्यतः पाली के अंदर जो ग्रंथ है वो हम एक बॉक्स के अंदर देखेंगे। जैसे कि एक बुद्ध घोष की रचना है 5वीं शताब्दी में, वो है कथा साहित्य। ठीक है, एक दूसरी है बुद्ध घोष की, वह है विशुद्धि मग्ग। ठीक है, ये दोनों कथाएं, और कहा जाता है कि ये विशुद्धि मग्ग है, ये बुद्ध साहित्य का कोश है। बुद्ध कोश हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरे एक महाकच्छायन है। महाकच्छायन की रचना है कच्छायन व्याकरण। ठीक है, इसे कच्चान गद भी कहते हैं और सुसंधि कप भी कहते हैं। ठीक है, कच्चा व्याकरण, ये 7वीं ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, दूसरी हम ले लेते हैं, एक महाकच्छय हो गया। उसके बाद में हम ले लेते हैं अंगवंश के उसने लिखी थी सद्य नीति। तीसरा ले लेते हैं मोगलान, इसने मोगलान व्याकरण लिखी थी, ये 12वीं ईस्वी की है। ठीक है, और सत्या नीति ये है लगभग 12वीं ईस्वी की है। अब ये रचना होगी, इसकी महत्व। अब इसकी व्याकरण वगैरह हम समझ लेते हैं कि क्या व्याकरण ध्वनियाँ वगैरह किस प्रकार इसकी प्रयोग हुए। तो मेन रूप से जो भी इसके जो संयुक्त व्यंजन थे उनको परिवर्तन करके संस्कृत की जटिलताओं से मुक्त करने की कोशिश की। जो संस्कृत की जटिलता थी उनको मुक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन जो कि आगे जाके उसको व्याकरणिक लोप हो गया। इसके अंदर पाली के अंदर एक नपुंसक, मैन ये पॉइंट है, नपुंसक लिंग लोप हो गया। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे प्रयोग हुए हैं।
मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं पढ़ना क्योंकि एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा ये डीपली नहीं आते हैं। ये मतलब कि आप अगर आंसर राइटिंग करें तब काम आएंगे। ठीक है, हम फिर प्राकृत ले लेते हैं। ये लगभग प्राकृत को हमने डिफाइन किया था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, अब बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग मत दिए थे और मेन रूप से एक है किशोरी दास वाजपेयी हैं। उन्होंने प्राकृत को 3 चरणों में बांटा है। मेन रूप से 3 चरणों में बांटा है। 3 चरणों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 चरणों में बांटा है। तो वहाँ जैसे कि पहला है प्राचीन, दूसरा ले लीजिए हम जो संस्कृत का सरल रूप ले लिया। तीसरा ले लेते हैं कि जो कि अपभ्रंश के कुछ विधान मानते हैं कि अपभ्रंश के नज़दीक है। ठीक है, तो सामान्यतः जो भी प्रथम नंबर पे है उसे पाली कहा जाता है, दूसरे स्थान पर उसे प्राकृत और तीसरे पर है वो अपभ्रंश। ये सब प्राकृत के अलग अलग रूप बताए गए। इसकी ध्वनि विन्यास वगैरह ले लेते हैं तो वो चाहे में बड़ा डीपली चला जाएगा, लेकिन हम मेन रूप से इसके जो भी भाषा के भेद है, जो प्राकृत कहाँ पे किस प्रकार बोली जाती है उसकी वजह से, कि हिंदी के अंदर जैसे कि हिंदी को हम राजस्थानी, गुजराती, मराठी वगैरह से इसके अंदर बांटते हैं, तो अलग अलग देश क्षेत्र में किस प्रकार बोली जाती है। तो जैसे कि भरत मुनि है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ में मुख्य प्राकृत क्षेत्र तो एक मगधी, अवंती, सोरसेन, आभिरी, चांडाली, सचनी, ये सब चांडाली सचनी, तो ये क्या हो जाता है गौण भाषा, गौण में। ठीक है, ये भरत मुनि के अंदर आ गया। वररुचि, इन्होंने प्राकृत प्रकाश लिखा था, उन्होंने भी सोरसेनी, प्राकृत, महाराष्ट्री, मगधी, पेशासी, ये सब है। हेमचंद्र ने चुलिका पेशासी, चुलिका पेशासी को भूत भाषा कहा जाता है, और भूत भाषा किसने गाया था? दंडी ने। ठीक है, और हेमचंद्र है जिसको प्राकृत का पानी नहीं कहा जाता है। ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा को देखेंगे।